अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक के साथ चलते हैं। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि पीएमडीसी के टॉपिक्स में ये वाला टॉपिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से हुआ करता था कभी, लेकिन इस दफ़ा ये एक्सक्लूडेड है। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सक्लूड कर दिया गया। आपके सिलेबस में मेजरली आपको 4 टॉपिक्स नजर आते हैं। एक दफ़ा मैं रिकमेंड करूंगा पीएमडीसी के सिलेबस को अपने सामने रखा करें और देखा करें कि वो आपको किस किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करने को कह रहा है, और जो टॉपिक्स निकाल दिए हैं उनको आपने ज़रा सरसरी सा नज़र मार लेनी है, क्योंकि अगर वो पिछले सालों में थे तो इस साल में क्या क्या चीज़ें उसमें से नज़र आ रही। तो पहले ये मैंने बात क्लियर कर दी है कि ये वाला टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि बाकी जो इम्तिहानात होते हैं उनमें अगर कोई किसी में ये टॉपिक शामिल है तो आप वहां पर देख सकते हैं, लेकिन पीएमडीसी में टॉपिक शामिल नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों मैंने सबसे पहली लाइन यहां पर लिखी है, आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एन एनिमल सेल। एक एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो आपने याद रखना है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मैंने यहाँ प्लांट सेल का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ बैक्टीरियल सेल का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पर किसी एल्जे या प्लांट या फंजाई का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वहां पे आउटर मोस्ट बाउंड्री कुछ और होती है, और वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अगेन पीएमडीसी का टॉपिक नहीं है, उसको सेल वॉल के नाम से बुलाते हैं। ये आपका सेल वॉल के बीनीथ लाई करता है फंजाई में, एल्जे में, प्लांट्स में और बैक्टीरिया में। लेकिन एनिमल सेल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए सवाल में कि आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी है, सेल वॉल अल्फा में डाल दें, आंसर है नो, सेल वॉल एनिमल में नहीं मौजूद होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एनिमल सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री के तौर पर काउंट किया जाता है। अब एक चीज आपने एसोसिएट करनी है, बायो में लीमा की टर्म जहां पे भी आए, याद रखना लीमा की टर्म हम एसोसिएट करते हैं विद रेफरेंस टू मेम्ब्रेन। और जैसे हमारे पास होती है न्यूरोलीमा, सार्कोलीमा, न्यूरो से मुराद है नर्व सेल की मेम्ब्रेन, नर्व सेल की मेम्ब्रेन, और आपके पास सार्कोलीमा से मुराद है कि मसल सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है, वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको उस मसल सेल के केस में सार्कोलीमा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं मौजूद, लेकिन कितनी अमाउंट में, और कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि मौजूद नहीं होता। सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि प्रोटीन्स सबसे पहले यहां पर प्रेजेंट होती हैं, और ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपने याद रखना है 60 to 80% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्पोजिशन को बनाती हैं। लिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी प्रोपोर्शन मेंशन किया जाता है 20 से लेकर 40% का, यानी कि प्रोटीन्स के कंपैरिजन में लिपिड्स जो है वो कम है। अब ये किस सेंस में मैं कम बोल रहा हूं, ये भी सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपने देखना है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद होते हैं और रेयरली मौजूद होते हैं। कभी कभार अगर किसी सेल में ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स के लिए सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पर एक्ट करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको वहां पर मौजूद नजर आएंगे, लेकिन कम क्वांटिटीज के अंदर, सम क्वांटिटी। न्यूक्लिक एसिड अगर आपसे किसी भी ऑप्शन में पूछा जाए क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, जवाब होता है नो, इट कैन नेवर बी पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रहे। आगे हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स को जो मैंने 60 to 80% बताया, याद रखना ये मॉलिक्यूलर वेट के एतबार से मैं बता रहा हूं। अगर मैं एरिया के एतबार से बताऊं तो याद रखना एरिया के एतबार से लिपिड जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शन लिपिड बाय लेयर का ऑक्युपाई करते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन का ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के एतबार से आपके पास लिपिड्स जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेजेस किस रेफरेंस से मैं मेंशन कर रहा हूं, ये चीज भी आपके माइंड में पिन पॉइंट होकर मौजूद होनी चाहिए। आगे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिपिड्स मैं बता रहा हूं जो कि 20 to 40% बना रहे हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एम्फीपैथिक, याद रखिएगा एम्फीपैथिक वो होता है जिसका हाफ सरफेस पोलर हो, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व होता हो, और हाफ सरफेस जो है वो नॉन पोलर हो। अब इस केस में, लिपिड्स के केस में हम फैटी एसिड का जो है वो जिक्र करते हैं। फैटी एसिड्स में आपको ये जो इसका हेड वाला पोर्शन नजर आता है, ये देखें ये हेड वाला पोर्शन, याद रखिएगा ये पोलर ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, और फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये एक पोलर रीजन जो है वो बन जाता है। टेल्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा वो नॉन पोलर एरिया होता है टेल्स वाला, और इनको कहते हैं फैटी एसिड्स मिलकर बनाते हैं। ये जो आपको डंडियां नजर आ रही है ना, ये आपके हैं फैटी एसिड मौजूद। ठीक है, अब ये फैटी एसिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले ये वाला फैटी एसिड अगर आप देखें तो आपने बताना है ये आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो मौजूद हैं, बोथ फैटी एसिड चेन्स आर सैचुरेटेड। दूसरे में आपको नजर आ रहा है कि दोनों फैटी एसिड में किंक आ रहा है। याद रखिएगा इस किंक को हम कहते हैं
अनसैचुरेशन एग्जिस्ट करवा रहा है आपके फैटी एसिड मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। और कभी कभार एक किंक जो है वो मौजूद होता है, सेमी सिंगल चेन इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ये भी अनसैचुरेशन की एग्जिस्टेंस करवा रहा होता है। तो ये तीनों तरह के फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हो सकते हैं, जो कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने एसोसिएट करनी है। इनको हम इस रेफरेंस से भी मेंशन कर रहे होते हैं कि आपके पास जो अनसैचुरेशन आएगी वो आपके पास फ्लूइडिटी को ज्यादा इनहेंस कर रही होगी, जबकि सैचुरेटेड अगर आएंगे तो आपके पास फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको प्रोटीन्स भी नजर आते हैं। प्रोटीन्स को देखिएगा, याद रखिएगा, ये ग्लोब्यूलर शेप की होती हैं, इनका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये फंक्शनल प्रोटीन्स के तौर पर मौजूद होती हैं। एक एमसीक्यू आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट जो होगी इन प्रोटीन्स की वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। क्या मैंने बताया? हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। अच्छा सर जी, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि इन्होंने हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे एक सीध में मूव करना है। इनकी वर्टिकल मूवमेंट कुछ लिटरेचर लिखते हैं रेयरली होती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इनको बोलते हैं, लेकिन वो प्रीडोमिनेंटली आपको नजर नहीं आती। प्रीडोमिनेंटली अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन्स की मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसी होती है, जवाब होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब अगला जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास होती है एसिमेट्रिकल। क्या मैंने कहा? एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि इसके दोनों हाफ्स और सरफेसेस जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको डेली टेस्ट के अंदर दूंगा, उसको अटेम्प्ट करिएगा। अब ये प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, एक सबसे पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, दूसरे नंबर पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक वाली को पेरिफेरल प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स याद रखिएगा या तो कंप्लीटली एम्बेडेड होंगी मेम्ब्रेन के अंदर या फिर वो पार्शली एम्बेडेड होंगी। एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है कि पूरी की पूरी एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि कंप्लीटली एज अ होली एम्बेड है, लेकिन कभी कभार इसका कुछ पोर्शन बाहर की तरफ भी प्रोट्रूड आउट हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे कि वो आपके पास पार्शली एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। आगे हमने बात की एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की, तो ये आप देख लें कि यहां पर पेरिफेरल प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स इनको बोल रहे होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये भी हमने देख लिया। अगली बात ये है कि ये प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। हम बात करें ना फंक्शनल प्रोटीन्स की, तो आपने बताना है कि ये चैनल्स के तौर पर भी एक्ट कर सकती हैं, यानी कि मूवमेंट को अलाउ करेंगी। कैरियर प्रोटीन्स के तौर पर भी एक्ट कर सकती हैं, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेंगी। ये प्रोटीन्स गेट्स की शक्ल में मौजूद हो सकते हैं। एंजाइम्स यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं प्रोटीन्स, जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज को हम पढ़ते हैं, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज याद रखना है, ये वो एंजाइम होता है जो आपके पास एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी के अंदर, ठीक है। ये हार्मोनल एक्शन के अंदर हम डील करते हैं, लेकिन हार्मोन्स तो आपके सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें, हमारे पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर ये एक्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ हार्मोन्स को जरूरत होती है कि वो रिसेप्टर पर जाकर एक्ट करेंगे, फिर जो उनका एक्शन होगा, जैसे इंसुलिन के केस में बात करते हैं, इंसुलिन का रिसेप्टर आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा होगा, उस रिसेप्टर के साथ इंसुलिन जाकर बाइंड करेगा, तब उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो इनिशिएट होगा। तो हार्मोन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पर ये प्रोटीन्स एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीजेंस के तौर पर, अब इन एंटीजेंस किस शक्ल में मौजूद होंगी, याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन्स की शक्ल में, जैसे आपको आरबीसी की सरफेस पर प्रोटीन्स एंटीजेंस बनाते हुए नजर आते हैं। ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए या बी एंटीजन दोनों इकट्ठे भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिपिड्स प्रोटीन्स के वाले से बात कर लिया। अब जरा देखते हैं, हमारे पास पास्ट पेपर का एक सवाल है 2016 का, द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स थ्रू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब देखो ये बात कर रहा है कैरियर प्रोटीन्स की, याद रखना कैरियर प्रोटीन्स का जब भी जिक्र करेगा और रैपिड एक्सचेंज की बात करेगा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो यह है नहीं, इसको निकाले, पैसिव डिफ्यूजन नहीं होगा, ये आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहा होगा, बिकॉज यहां पर उसने कैरियर प्रोटीन्स का आपके साथ जिक्र किया है। आगे देखें, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, ये भी आपका पास्ट पेपर का सवाल है। इसमें थोड़ी सी ना मैं इख्तलाफ रखता हूँ स्टेटमेंट से, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ अभी मैं क्यों इख्तलाफ रखता हूँ। फॉस्फोलिपिड्स ओनली, ये ऑप्शन तो गलत है, इसमें और भी कुछ होता है। लिपिड्स प्रोटीन्स ठीक है, लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स ये भी ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स गलत है बच्चों, ठीक है। अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होना चाहिए था मेजरली कंपोज्ड ऑफ, क्या मैंने कहा? मेजरली कंपोज्ड ऑफ। फिर ये जरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाती कि बच्चे ने फिर इस बीटा के साथ ही जाना है। अभी भी वैसे इसका जवाब बीटा ही है इस स्टेटमेंट के साथ भी, क्यों? क्योंकि आपको पता है हमने बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना होता है, लिपिड्स प्रोटीन्स मेजर पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई करवा रहे होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स चूंकि कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है तो स्टेटमेंट को इस तरीके से कर देना जरा क्लैरिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये सवाल भी इसी तरीके से, लेकिन आपने इस चीज से घबराना नहीं है कि इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना, और बेस्ट ऑप्शन आपको अब तक तो समझ में आ चुकी है कि आपने कैसे कैसे ऑप्ट करना है। आगे सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ये है सिंध का सवाल। देखिए सिंध में आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं,
4 की बजाय क्या परमिएबल होती है, तो गलत है। सेल वॉल के केस में अगर बात करता तो सेल वॉल तो क्योंकि पोर्स मौजूद होते हैं टोटली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल ये ठीक है, इम्परमिएबल भी नहीं, सब परमिएबल ये कोई वर्ड नहीं होता, नॉन परमिएबल भी यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो बीटा के साथ जाएंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आगे नम्स का 2024 का सवाल है, देखते हैं क्या कहता है। विच वन इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं उनका मुझे फंक्शन बताओ भैया। जी बच्चों, रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, नहीं ये तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स का काम होता है, ये तो गलत हो गया। प्रिवेंशन ऑफ फ्रीजिंग ड्यूरिंग कोल्ड वाटर, नहीं ये हम ये लिपिड्स के साथ फंक्शन एसोसिएट करते हैं। मूवमेंट ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये ठीक है बिल्कुल, आपने देखा है सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन है जो कि ये वाला काम करता है। मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं ये हम कोलेस्टेरोल्स के साथ एसोसिएट करते हैं, भाई आगे मैं आपको बताता हूं कैसे। लेकिन उससे पहले जरा नम्स का 2022 का सवाल भी देख लेते हैं। इसने डायरेक्ट पंजाब वाली बुक की पीटीबी की बुक लाइन को यहां पर दे दिया। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन डैश थ्रू व्हिच मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसका जवाब है चार्ज्ड पोर्स। ये डायरेक्ट बुक की लाइन है। अल्फा बीटा डेल्टा यहां से जो है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो नम्स में भी पंजाब वाली बुक की बोर्ड की लाइन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। अगला कंपोनेंट आपने जरा देखना है, स्टीरोल्स का होता है, वो आपके पास रेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं। और मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, देयर ऑलवेज फाउंड इन बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स। कैसे, आओ जरा दिखाता हूं। ये देखो भाई, तुम्हारे पास ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना वो बना हुआ है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें जरा कुछ चीजों को देखना। सबसे पहले ये आपके पास बने हुए हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स बने हुए हैं यहां पर, और ये नीचे वाला फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये आपको अंदरूनी हिस्सा ये वाला है और बैरूनी हिस्सा ये वाला है, बैरूनी हिस्सा ये वाला है। यहां पर देखें आपको कुछ प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, ये वाली, इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, इंटीग्रल प्रोटीन्स का नाम देंगे। और ये आपके पास जो प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं इनको हम बोलेंगे कि ये आपके पास क्या है, या ये वाली पेरिफेरल प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब यहां पर देखें कि ये आपको जो येलो येलो से नजर आ रहा है ना, ये हैं कोलेस्टेरोल के मॉलिक्यूल्स। क्या मैंने कहा, ये हैं कोलेस्टेरोल के मॉलिक्यूल्स, और ये सारा लिपिड बाइलेयर है, ये भी सारा लिपिड बाइलेयर है। तो बिटवीन द लिपिड बाइलेयर्स आपसे पूछा जाए इनकी लोकेशन के हवाले से कोलेस्टेरोल की, तो जवाब इसका होगा कि दे लाई बिटवीन द लिपिड बाइलेयर्स, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर हमें ये बात जो है वो पता चलती है। यहां पर एक चीज जो है वो मिसिंग है, मुझे नजर नहीं आ, ठीक है, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन बिल्कुल यहां पर मौजूद हैं, ठीक है, ये चीज भी आपने एसोसिएट करनी है। और फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहां पर नजर नहीं आ रहे, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगे। तो फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपने बताना है कि यहां पे सवाल आता है कि ये कनेक्शन किसके साथ जाकर बनाते हैं। तो आपको ये पंजाब वाली बुक का एक फिगर है, उसमें नजर आता है कि इनका कनेक्शन होता है विद द प्रोटीन्स। ये वाली जो आइसबर्ग्स है ना, ये वाले आइसबर्ग्स की शक्ल में प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, ये हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्रोटीन्स को आइसबर्ग से तशबीह देते हैं और सी को इन फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से तशबीह देते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी। तो कनेक्शन पूछा जाए तो ये प्रोटीन्स के साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं आपके पास फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और कोलेस्टेरोल का अगर आपसे काम पूछा जाए तो याद रखना ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करवाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन भी हो गया, इसकी लोकेशन भी हो गई। अब जरा मॉडल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला मॉडल हमारे पास तमाम बुक्स में नहीं मिलता, ये होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का। इतना एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है, नॉट एन एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है। ये आपके पास कोई एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। इसको दिया किसने था 1959 के अंदर, जे डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। उसने इसको सैंडविच के मॉडल के नाम से तशबीह दी थी। और इसमें ड्रॉबैक क्या था कि ये ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इट इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इट इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो ये आपके पास इतना एक्सेप्टेड मॉडल नहीं है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को याद रखना है, सिंगर और निकल्सन ने 1972 के अंदर ये मॉडल जो है वो पेश किया था। इसने यहां पर लिपिड्स को तशबीह दी थी सी या ओशन के साथ, और प्रोटीन्स को कहा था कि उसके अंदर जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे होते हैं। जरा इमेजिन करें, आपके पास एक सी है, उसके अंदर बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। उन आइसबर्ग्स को उसने नाम दिया कि वो आपके पास प्रोटीन्स हैं, और वो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो आपके पास एक सी है पूरी की पूरी। और इसको इसी की बेस पे उसने डिफरेंशियली परमीबल ये कहा था, और उसने कहा था कि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि लिपिड की सी है।
जबकि नॉन लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनको हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा। ये आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने चूंकि एक्सप्लेन किया था तो इट वाज द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। अब अगर आप इसकी तस्वीरें देखना चाहें तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में आपको प्रोटीन्स आपको बाहर की तरफ नजर आ रही होती हैं, ये भी आपको एक प्रोटीन लेयर नजर आ रही है और ऊपर भी एक प्रोटीन नजर है। ये आपके पास दो स्लाइसेस हैं जिनके बीच में सैंडविच हो रखी है बाय लेयर। ये आपके पास एक लेयर है और ये आपके पास एक लेयर है। तो बाय लेयर जो है वो सैंडविच हो रखी है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये बात जो है वो साबित नहीं होती, वो साबित होती है इस मेम्ब्रेन के मॉडल के अकॉर्डिंग। उसमें याद रखना फॉस्फोलिपिड सी हैं जबकि प्रोटीन्स जो हैं वो उसमें फ्लोट कर रहे हैं, जस्ट लाइक द आइसबर्ग फ्लोट्स इन द ओशन। अब आओ जरा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां से सवाल जो है वो आपके बनने हैं। ये अगर आया सवाल तो इसी में से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। याद रखना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हम एसोसिएट करते हैं। अब इस चीज को अगर समझना चाहते हैं तो ये आपके पास बना हुआ है एक सेल। इसमें देखिए सबसे पहले आपको सिंपल डिफ्यूजन नजर आती है। सिंपल डिफ्यूजन हम लेबल करते हैं विद रेफरेंस टू स्मॉलर मॉलिक्यूल सच एज गैसेस। ये गैसेस जो होती हैं वो सिंपली डिफ्यूज इन करती हैं, डिफ्यूज आउट करती हैं। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो काम होता है। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इसका रोल होता है। एंडोसाइटोसिस में हम लेबल करते हैं। अगर तो सॉलिड पार्टिकल को ये इंगल्फ करेगा तो इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड पार्टिकल को तो इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो अब देखें जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है ये एक फूड का पार्टिकल आ रहा है, ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर एसोसिएट किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड करेगा और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, जिसके नतीजे में एक फूड वैक्यूल जो है वो बनेगा और फिर उसका लाइसोसोम के साथ जो है वो राब्ता होगा। वो चीज़ आपको कहानी हम लाइसोसोम के अंदर पढ़ेंगे। लाइसोसोम भी सिलेबस का हिस्सा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की, जिसको हम सेल वोमिटिंग का नाम भी देते हैं, सेल एक्सक्रीशन का नाम भी देते हैं, एमियोसाइटोसिस का। ये सारे नाम हम एक्सोसाइटोसिस के साथ ही रिलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपको नजर आ रहा है एक पार्टिकल को बाहर की तरफ जब एक्सक्रीट आउट करना है तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमिना इन्वॉल्व होगा। तो ये चीज हम एसोसिएट करते हैं विद रेफरेंस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अलावा पंपिंग मूवमेंट करवाना आयंस की, ये भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट करते हो, ये भी एक्टिव मूवमेंट है। फिर ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। अगर पानी को अंदर ले रहा है तो इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, पानी बाहर जा रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमिना है। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी यहां पर होती है। क्या मैंने कहा, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो यहां पर मिट चुकी भी है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता है, ये वाला भी यहां एसोसिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कैरियर प्रोटीन्स, जैसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज, बिग मॉलिक्यूल्स, उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो इस्तेमाल होती है और यहां पर मौजूद होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। इसका तो अभी हमने एक पीछे सवाल भी जो है वो अटेम्प्ट किया है। तो ये तमाम फंक्शन हम एट्रीब्यूट करते हैं विद रेफरेंस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर मैंने आपको दो तरह के ट्रांसपोर्ट बताए हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इनका डिफरेंस भी पढ़ना जरूरी है, इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूटिलाइजेशन आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होती। यह मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस बात का मतलब यह होता है कि लेट्स से हम ये कीमियोस्मोसिस के अंदर भी पढ़ेंगे, यहां पर कोई चीज ज्यादा है, उसको यहां पर जाने में क्या एनर्जी लगेगी? नहीं, वो तो ज्यादा है ऑटोमेटिकली। उसने आपने यहां से जो बैरियर लगाया है इसको हटाना है, ये अल्टीमेटली नीचे थ्रो हो जाएगी। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि इसका उल्टा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। ये होती है अपहिल मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल्स के तौर पर, यहां पर एग्जांपल्स मिस हो गया है, एग्जांपल्स के तौर पर हम लेबल करते हैं एंडोसाइटोसिस को, एक्सोसाइटोसिस को और पंपिंग मूवमेंट को। जैसे आप सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को पढ़ते हैं, और ये मूवमेंट भी होती है अलोंग द ग्रेडियंट, डाउनहिल मूवमेंट होती है। इसमें मेंशन करते हैं डिफ्यूजन को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, ये सारा हम इसी के साथ लेबल करते हैं। ठीक है, अब आओ जरा नम्स के सवाल की तरफ। विच टाइप ऑफ मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज नॉट एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस? नॉट एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस ये तो एनर्जी कंज्यूमिंग है, ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग है, ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग है, ये नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? डेल्टा। ठीक है, ये नॉट और ये डू नॉट के वर्ड्स पर जरा फोकस करके रखा करिए। कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड? नो। इनर मेम्ब्रेन? नो। बोथ लेयर्स? नो। बिटवीन बाइलेयर्स? ये बात बिल्कुल ठीक है, बिटवीन द बाइलेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड दीज कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आगे हमारे पास इसके सवाल जो हैं वो नहीं हैं। तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। ये था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक, जो कि पीएमडीसी का इस साल का टॉपिक नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि इस साल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इन्होंने ऐड ही नहीं किया। पढ़ाया भी मैंने इसलिए है कि इसकी वर्थ और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है,
तो लाजमी तौर पर इस चीज़ को देखिएगा कि इस टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें आपने फोकस करनी है। मैंने कोशिश की है कि सारी जो पॉइंट्स हैं वो एक ही इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएं, तो इससे बाहर से इंशाल्लाह आपसे सवाल नहीं आया, अगर आया तो ठीक है। अगर वो गंदी हरकत की उन्होंने इस साल भी कि आपके पास बाहर से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देने हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करते हैं ना, और तरीका भी यही है कि जो सिलेबस दिया उससे सवाल दो यार, जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है उससे क्यों सवाल दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, इसको सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, इसका इंशाल्लाह डेली प्रैक्टिस पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।